Hello student, welcome to Nivan Math Academy. Today my topic is classical mechanics. Then इसकी आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकेंड यूनिट में जो स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका बेसिक है वो बेसिक पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द डायनेमिकल सिस्टम। डायनेमिकल सिस्टम होता क्या है? जिस सिस्टम में हम पार्टिकल्स का जो सिस्टम होता है उसी को हम बोलते हैं डायनेमिकल सिस्टम। ये डेफिनेशन 2 मार्क्स में आ जाती है, तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो हम इस वाली यूनिट में जो हम बात करेंगे वो पार्टिकल की बात करेंगे, पार्टिकल के सिस्टम की बात करेंगे। क्लियर? तो पार्टिकल का जो सिस्टम होता है उसी को हम कहते हैं डायनेमिकल सिस्टम। क्लियर? देन यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है? जो भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन का एक सेट बना लिया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक मिनट, हम 2D प्लेन में बात कर रहे हैं, एक्स और वाई प्लेन है। अगर यहाँ पे मेरे पास कोई भी पार्टिकल P है, ठीक है, तो उसका हमें यहाँ पे इसकी ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मतलब इस यहाँ से एक्स एक्सिस पे इतना चला, वाई एक्सिस पे ये चीज इतना चला, तभी इसका ये चीज। तो जो पार्टिकल्स हैं उसकी जो भी पोजीशन का हम जो सेट बनाएंगे उसी सेट को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम। चाहे आप 3D प्लेन में ले लो, 3D प्लेन में अगर कोई पार्टिकल हम लेंगे और उसकी पोजीशन देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी? एक्स वाई जेड। क्लियर? तो जो भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास क्या होते हैं पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो पोजीशन का जो सेट बनाते हैं उसी को बोलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में मैक्सिमम ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, फ्री एंड कंस्ट्रेंट सिस्टम क्या होता है? क्लियर? इसको मैंने पॉइंट्स टू पॉइंट्स लिखा हुआ है। सबसे पहले ये है कि मैंने अभी बोला है कि इस यूनिट में हम पार्टिकल की बात करेंगे, पार्टिकल के सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास पार्टिकल मैंने मान ली पीके, जहाँ पे पार्टिकल पीके का मतलब क्या है? P1, P2, P3, P4, Pn। कहाँ तक जा रहा है लास्ट में? Pn। यहाँ पे हमने पार्टिकल जो माना है पीके है, ये वाला स्मॉल के, ठीक है। और इस स्मॉल के की वैल्यू मेरे पास 1, 2, 3 सो ऑन कैपिटल एन। क्लियर? तो मैंने जो ये पार्टिकल्स हैं P1, P2, P3, P4, P5 सो ऑन Pn, इन पार्टिकल्स का जो सिस्टम है, ठीक है, अब उनका जो मोशन है हम वो कंसीडर करते हैं कि वो रिलेटिव होगा टू सम इनर्शियल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। जो हमारे पास इनर्शियल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उनसे रिलेटिव होगा, ठीक है। तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जब भी हम पार्टिकल के सिस्टम की मोशन की बात करेंगे तो वो रिलेटिव होगा हमारे पास सम इनर्शियल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? सेकेंड है कि देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन imposed on the position and velocity of the particles of the system। जो हमारे पास सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी जो हमारे पास पोजीशन है, वेलोसिटी है, जैसे यही पार्टिकल मैंने ले लिए तो हर एक पार्टिकल की अपनी एक पोजीशन है, ठीक है, उसकी अपनी एक वेलोसिटी है। अगर उस वेलोसिटी पे, जैसे पार्टिकल की पोजीशन मैंने यहाँ पे r1 मान ली, इसकी वेलोसिटी मान ली v1, ठीक है, सिमिलरली इसकी हो जाएगी r2 v2, देन सबकी अलग अलग। तो जो भी हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम के जितने पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी हम वेलोसिटी और पोजीशन, ये है मेरे पास पोजीशन, ये मैंने पोजीशन डिनोट किया इससे, ठीक है, वैसे इसकी पोजीशन है, ये वेलोसिटी। तो पार्टिकल जो सिस्टम के पार्टिकल्स है, अगर उनकी वेलोसिटी और पोजीशन पे हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें, रिस्ट्रिक्शन मतलब जैसे कि हमारे पास एक ये सर्कल है, तो हमने बोल दिया कि पार्टिकल जो भी यहाँ पे इस सर्कल में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे इस सर्कल की बाउंड्री पर, तो हमने उसकी पोजीशन पर कि वो और कहीं ना तो अंदर जाएंगे ना बाहर जाएंगे, तो उसकी पोजीशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना कि और उसकी वेलोसिटी पे कि वो सिर्फ मूव यहीं पे कर सकते हैं, तो वो हमने उनकी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इस तरीके से हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं।
देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम के पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी और पोजीशन होती है उन पे हम कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड करते हैं। क्लियर। अब जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई है पोजीशन और वेलोसिटी पर पार्टिकल्स की, वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल भी हो सकती है, काइनेमेटिकल भी हो सकती है नेचर में। क्लियर। अभी आगे जब हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आई है वो नेचर में ज्योमेट्रिकली कब होती है, हमारे पास ज्योमेट्रिकली कब होती है और काइनेमेटिकली कब होती है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स हो गया। देन अब जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है उन रिस्ट्रिक्शन को ही हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। क्लियर। जो रिस्ट्रिक्शन हमने पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन पर जो इम्पोज की है उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को, ऐसी ही रिस्ट्रिक्शंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। अब सिंपल, जब हमारे पास कोई भी एक सिस्टम जो ऐसी कंस्ट्रेंट मतलब जो रिस्ट्रिक्शन के साथ हो उनको बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट सिस्टम। और जिस सिस्टम में कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई भी कंस्ट्रेंट ना हो उसको बोलते हैं हम फ्री सिस्टम। ठीक है, जो ऐसी रिस्ट्रिक्शन है उन्हीं को कंस्ट्रेंट का नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और जिस सिस्टम में कंस्ट्रेंट, जो सिस्टम कंस्ट्रेंट के साथ होगा, ऐसी कंस्ट्रेंट के साथ होगा उसको कंस्ट्रेंट सिस्टम। क्लियर। और जो हमारे पास सिस्टम में कोई भी कंस्ट्रेंट ना हो सिस्टम पर उसको बोलेंगे फ्री सिस्टम। क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से और माइंड में सेट करना है। ठीक है, कि क्या क्या चीजें होती है। अब तक हमने नॉर्मली कुछ नहीं पढ़ा है। पार्टिकल के सिस्टम को डायनेमिकल सिस्टम बोलते हैं, पार्टिकल की जो भी पोजीशन का जो सेट बनाते हैं उनको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और फ्री और कंस्ट्रेंट सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमने पार्टिकल का सिस्टम लिया उसका मोशन जो होगा वो रिलेटिव होगा हमारे पास सम इनर्शियल सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट से। क्लियर। देन देयर जो रिस्ट्रिक्शन हम मतलब जो पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी पर जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं कुछ यहाँ पे इम्पोज की, तो वो या तो हमारे पास नेचर में ज्योमेट्रिकल होगी या काइनेमेटिकल होगी। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है उन्हीं को बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट। और जो सिस्टम हमारे पास इन कंस्ट्रेंट के साथ होता है उसको हम कंस्ट्रेंट सिस्टम बोलते हैं, और जिसमें ये कंस्ट्रेंट नहीं होती है उनको हम बोलते हैं फ्री सिस्टम। क्लियर। यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो, जो भी मेरे पास पार्टिकल है, ठीक है, सिस्टम में पार्टिकल से जैसे मैंने बोला पी के, जहाँ के की वैल्यू 1 to n जा रही, 1 2 3 4 सो टू ऑन तक, एन तक। ठीक है, एन तक जा रही है हमारे पास। अब यहाँ पे कुछ इसका मतलब ये दिया हुआ है कि जो हमारे पास सिस्टम में पार्टिकल्स हैं तो वहाँ पे ये टी जो अगर वहाँ पे आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को, आर के जो आता है वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर को। जैसे कि कैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं P1 पार्टिकल की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर होगा मेरे पास R1 और वेलोसिटी जो होगी वहाँ पे V1, इसी तरीके से। ठीक है, तो वही है। अगर मैं P के पार्टिकल की बात करूँ, यहाँ पे P1 पार्टिकल की बात करूँ तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इन्होंने सभी के लिए लिख दिया कि k की वैल्यू 1 to n जाएगी, और ये हो गया मेरे पास क्या पड़ता है, रिप्रेजेंट कर रहा है हमको यहाँ पे कि ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल की। ठीक है, अब ये आता है यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है आर के वेक्टर के ऊपर दिस, ये हमारे पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। या तो आप इस तरीके से लिख दो, ठीक है, या आप सॉरी ये नहीं आएगा, वी के इस तरीके से, वी के और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना वेलोसिटी, या तो ये मेरे पास इस तरीके से लिख दो या इस तरीके से, बोथ आर सेम। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है आर के दिस, इसका मतलब है डी आर के अपॉन डी टी, और यही हमारे पास वेलोसिटी होती है। क्लियर। अब देखो यहाँ तक हमने देख लिया कि टी यहाँ पे टाइम है, आर के जो है ये पोजीशन वेक्टर है, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी ऑफ द सिस्टम। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है वो किस तरीके से हमने इक्वेशन की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया एफ, वो इस तरीके से मैंने लिखा है कि वो फंक्शन होगा मेरे पास टी, ये क्या है उस पार्टिकल की पोजीशन, पी के जो पार्टिकल्स हैं सिस्टम में उनकी पोजीशंस है, और दिस इज द वेलोसिटी। क्लियर।
समझ आ गया? अभी यही तो बताया कि ये क्या है, ये क्या है, सब चीजों के बारे में बता दिया। अब वहां पे देखो, अब ये आर के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही थी मेरे पास, 1 से लेके n तक। तो मैंने इसको ओपन करके लिख दिया कि जो ये मेरे पास है इसको किस तरीके से लिखा, t एज इट इज ये किस किस का फंक्शन हो जाएगा, r की वैल्यू 1 है, 2 है, सो ऑन n तक है। फिर यही यहाँ पे भी ऐसी वेलोसिटी में, क्लियर, ये वेलोसिटी है। ओके, तो यहाँ पे बता दें कि ये हमारे पास एक यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट की इक्वेशन डिफाइन की है और जिसमें ये वाला जो फंक्शन है वो इस तरीके से है, क्लियर। अब जो ये इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल या काइनेमेटिकल कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट की तो है तो इसको हम या तो डिफरेंशियल कांस्टेंट बोलेंगे या काइनेमेटिकल। अगर कहीं पे भी आपको बोला जाता है कि डिफरेंशियल कांस्टेंट क्या होते हैं, काइनेमेटिकल क्या होते हैं, तो वो ये होते हैं, वहां पे जो फंक्शन होता है वो इन तीनों का फंक्शन होता है, क्लियर। अब देखो, जैसे कि अगर मैं इस वाली इक्वेशन से, इस कांस्टेंट से अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूं, वेलोसिटी ना हो, तब मेरे पास ये f जो है वो किस किस का फंक्शन बचेगा, t और r के जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है उसका फंक्शन, ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई है, व्हेन द वेलोसिटी r के जो ये डॉट है, ठीक है, ये वेलोसिटी डू नॉट एंटर इनटू द कंस्ट्रेंट इक्वेशन फर्स्ट। कंस्ट्रेंट इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट है अगर उसमें वेलोसिटी एंटर ना करे, वेलोसिटी एंटर ना करे तो मतलब इसको हटा दो, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, दिस। अब जब इसको हम हटा देंगे तो यहाँ पे तो ये डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट था, तो जैसे ही यहाँ से वेलोसिटी हटी तो ये मेरे पास बन जाएगा फाइनाइट कंस्ट्रेंट। तो क्लियर, तो यहाँ से आप दोनों में डिफरेंस करो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि कहीं पे अगर मुझे बोला जाए व्हाट इज द फाइनाइट कंस्ट्रेंट, फाइनाइट कंस्ट्रेंट वो होता है जिसमें हमारे पास वेलोसिटी जो है एंटर नहीं करती, इस तरीके का हमारे पास डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट हो गया। फाइनाइट कंस्ट्रेंट में वेलोसिटी पे वो डिपेंड नहीं करता, उसमें वेलोसिटी नहीं होती है, ठीक है, वो वेलोसिटी का फैक्टर नहीं होता है, पर डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट में वेलोसिटी होती है, क्लियर। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। और इसी फाइनाइट कंस्ट्रेंट को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक। अभी जैसे मैंने पहले बताया था जब कंस्ट्रेंट की हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बोला था कि जो कंस्ट्रेंट यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड होंगी वो मेरे पास नेचर में काइनेमेटिकल भी हो सकती है, जियोमेट्रिकल भी हो सकती है, तो वही चीज यहाँ पे आ गई, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना, डिफरेंशियल लिख दो या काइनेमेटिकल, फाइनाइट लिख दो या जियोमेट्रिकल, ठीक है। अब आगे यहाँ तक करने के बाद कुछ चीजें डिफाइन की गई है, मैं वो बताती हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले फाइनाइट कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे टाइम t है और पोजीशन है, तो मैंने बोला कि जो भी हम कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रेंट मतलब कैसी रिस्ट्रिक्शन होती है, किस किस पर होती है, पोजीशन और वेलोसिटी पर सिर्फ रिस्ट्रिक्शन होती है। ओके, यही तो बताया था मैंने डेफिनेशन में कि हमारे पास पोजीशन और वेलोसिटी, पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी पे होती है। अब इस वाले फाइनाइट कंस्ट्रेंट में वेलोसिटी तो है नहीं है, तो मतलब यहाँ पे पोजीशन वाली चीजें है, पोजीशन वेक्टर है, तो जो भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होगी वो इस पोजीशन पे होगी क्योंकि ये फाइनाइट कंस्ट्रेंट है, ठीक है। कंस्ट्रेंट ये तभी तो बना जब इसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी, और रिस्ट्रिक्शन किस पे होगी, पोजीशन पे। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ए सिस्टम कैन नॉट ऑक्यूपाई an arbitrary position in space at every given instant of time। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये जो सिस्टम, अगर हम फाइनाइट कंस्ट्रेंट अगर हमें गिवन है, मतलब जो भी हमें फाइनाइट उसमें दे दिया कि यहाँ पे जो है फाइनाइट कंस्ट्रेंट गिवन है सेकंड टाइप का, ठीक है, तो वहां पे मेरे पास जो भी सिस्टम होगा अब उस पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो रही होंगी, और मतलब कंस्ट्रेंट है तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन तो इम्पोज हो रही, पर ये किसका फंक्शन है, आर और पोजीशन वेक्टर का, तो मतलब रिस्ट्रिक्शन किस पे इम्पोज होंगी, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर पे। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम मेरे पास जो इस तरीके का जो सिस्टम होता है फाइनाइट कंस्ट्रेंट टाइप का, इसमें जो सिस्टम होता है वो कभी भी मेरे पास आर्बिट्ररी पोजीशन नहीं ऑक्यूपाई कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, किसी भी गिवन टाइम में वो आर्बिट्ररी पोजीशन नहीं ऑक्यूपाई कर सकता, क्यों, क्योंकि हमारे पास फाइनाइट कंस्ट्रेंट में जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होती है वो पोजीशन वेक्टर पे होती है। अब जब किसी पोजीशन वेक्टर पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो रही है तो वो आर्बिट्ररी पोजीशन क्यों ऑक्यूपाई करेगा,
ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि गिवन ए फाइनाइट कंस्ट्रेंट टाइप 2 का यहाँ पे कोई भी सिस्टम हमारे पास आर्बिट्रेरी पोजीशन किसी भी स्पेस में गिवन टाइम के लिए ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, बिकॉज कंस्ट्रेंट जो है वो इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन टू द पॉसिबल पोजीशन ऑफ द सिस्टम एट टाइम टी पे। बट अगर हम डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट होता है वो किस किस का यहाँ पे फंक्शन होता है, टाइम का, पोजीशन का और साथ में वेलोसिटी का। क्लियर। तो यहाँ पे ये फाइनाइट जो हमारे पास डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है उसमें क्या है, सिस्टम हमारे पास ऑक्यूपाई कर सकता है आर्बिट्रेरी पोजीशन किसी भी टाइम टी में स्पेस में। क्लियर। अब देखो जो उसने आर्बिट्रेरी पोजीशन ऑक्यूपाई की है बट उस पोजीशन पर जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि देखो वेलोसिटी पोजीशन पे ही, अगर जो पोजीशन है वेलोसिटी उसकी पोजीशन पे ही तो डिपेंड कर रही है। क्लियर। तो जो पोजीशन आर्बिट्रेरी ली है तो उस पोजीशन पर जो हमारे पास वेलोसिटी होती है पार्टिकल के सिस्टम के पार्टिकल की, वो ज़्यादा टाइम तक आर्बिट्रेरी नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है वो इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेलोसिटी पे। वहाँ पे फाइनाइट कंस्ट्रेंट में क्या था, वेलोसिटी नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ पोजीशन वेक्टर था। तो अगर वहाँ पे हम आर्बिट्रेरी कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं ले सकते थे क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो उसकी पोजीशन वेक्टर पे लगाई गई है। पर डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट में अगर हम कोई भी आर्बिट्रेरी पोजीशन ले रहे हैं किसी भी सिस्टम में, तो उस आर्बिट्रेरी पोजीशन में जो वेलोसिटी होगी, उस पोजीशन में जो वेलोसिटी होगी उसमें जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो हमारे पास काफ़ी टाइम तक नहीं रह सकती, आर्बिट्रेरी नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है वो हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है वो वेलोसिटी पे करता है। क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस समझो, फाइनाइट में पोजीशन पे नहीं हो सकती, आर्बिट्रेरी पोजीशन हम नहीं कर सकते, ले सकते। ठीक है। क्यों नहीं ऑक्यूपाई कर सकते? क्योंकि हमारे पास पोजीशन पर रिस्ट्रिक्शन होती है। वह डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट में हमारे पास हम ले तो सकते हैं आर्बिट्रेरी पोजीशन, बट उसी पोजीशन में जो हमारे पास वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की वो ज़्यादा टाइम तक आर्बिट्रेरी नहीं रह सकती, क्योंकि इसमें जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो हमारे पास वेलोसिटी पर भी होती है। क्लियर। यहाँ से तो ये सिंपल उन्होंने ओवरव्यू दे दिया। अब हमने दो फाइनाइट कंस्ट्रेंट, दो तरीके के कंस्ट्रेंट पढ़ लिए, एक फाइनाइट और एक डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट। ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ दूसरे टाइप का डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे। वो किस तरीके का होगा, जिसकी इक्वेशन जो है वो कंटेन करती है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स की इन द लीनियर फॉर्म। जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है इस इक्वेशन में वो लीनियर फॉर्म में होती है। तो वो हमारे पास इस तरीके की फॉर्म होती है, समीशन, क्योंकि सभी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, पार्टिकल के है ना, यहाँ पे देखो के आ रहा है, तो पार्टिकल पी के है तो P1 के लिए यहाँ पे P1, P2 के लिए P, ठीक है, वही 2 इस तरीके से। तो k की वैल्यू हमारे पास 1 से n तक, तो वो सभी के लिए। अब ये चीज यहाँ पे है क्या, अब देखो पीछे हमने जो यहाँ पे डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट की मैंने बात की है, तो डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट में जो फंक्शन होता है वो मेरे पास किस किस का होता है, टाइम का, पोजीशन का और वेलोसिटी का। क्लियर। यहाँ पे अब मेरे पास वेलोसिटी तो आ गई, बट ये दोनों चीज तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, पर मेरे लिए डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट में तो ये होने जरूरी है ना। तो अब देखो जो यहाँ पे मैंने एल के वेक्टर लिया है और जो डी लिया है, ये दोनों के दोनों मेरे पास जो है एल के वेक्टर मतलब 1 से लेके ये के की वैल्यू यहाँ तक जाएंगी, ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, जो स्केलर डी और एल के वेक्टर है वो आर स्पेसिफाइड फंक्शन है टी के भी, और जो मेरे पास जितनी भी पोजीशन है उनके भी, आर के मतलब यहाँ पे अलग अलग लिख दिया, R1, R2 सोन Rn तक। क्लियर। तो हमने ये भी बहुत फेमस डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है, बहुत जगह यूज होगा, तो इस चीज को भी ध्यान रखना कि हमारे पास एक डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट हम इस तरीके का भी कंसीडर कर सकते हैं जिसमें हमारे पास जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की वो लीनियर फॉर्म में हो। क्लियर। अब यहाँ पे जो हमने ये तो ले लिया, ये तो पता चल गया कि डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट में वेलोसिटी तो आ गई, पर ये दो भी तो रहते हैं, ये कहाँ पर है, तो जो एल के वेक्टर जो यहाँ पर डी स्केलर लिया है वो दोनों के दोनों हमारे पास फंक्शन है इन दोनों के। क्लियर। यहाँ तक हो गया ये। अब यहाँ से देखो
अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताया है, मतलब जैसे रिलेशन होता है फाइनाइट और डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट के बीच में कुछ रिलेशन बताया है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बताया वो बताती हूँ। ईच फाइनाइट कंस्ट्रेंट हमारे पास इस टाइप का होता है जो टाइम और पोजिशन का फंक्शन होता है। क्लियर? इस तरीके से अब ये मेरे पास फाइनाइट कंस्ट्रेंट है। अब इस फाइनाइट कंस्ट्रेंट को मैं डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट में चेंज कर सकती हूँ। कैसे? इस जो ये इक्वेशन है इसको मैं टर्म वाइज अगर डिफरेंशिएशन करूँ तो ये मेरे पास फाइनाइट कंस्ट्रेंट जो है डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट में चेंज हो जाएगा। किस तरीके से वो करते हैं देखो। f मेरे पास फंक्शन है इन दोनों का, तो पहले इसका भी होगा कल f अपॉन कल t। क्लियर? अब देखो r जो मेरे पास फंक्शन होता है वो t का भी तो होता है। अब जैसे f है, f का मैं कर रही हूँ t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, पर f फंक्शन किस t के रेस्पेक्ट में तो हो गया, पर f किसका भी फंक्शन है rk का भी, तो f का होगा मेरे पास rk और साथ में rk का किसका फंक्शन है t का, तो rk का भी किया। अब देखो यहाँ पे ये समीशन कैसे लगाया। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखती हूँ यहाँ पे ये फंक्शन मतलब इस टर्म से ये टर्म कैसे आई। यहाँ पे क्या है कि जितने भी ईच फाइनाइट कंस्ट्रेंट को हम डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट में ला सकते हैं। किस तरीके से ला सकते हैं? अगर मैं इसको टर्म वाइज क्या करूँ, डिफरेंशिएट करूँ, किस तरीके से है वो ये चीज़ें मैं बताऊंगी। अब देखो मेरे पास जो f जो है वो फंक्शन है इन दोनों का। क्लियर? अब मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। देखो एक तो हो जाएगी कल f अपॉन कल t। अब यहाँ पे ना r1 है, पहले वो ये rk की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है 1 2 3 सो ऑन। यहाँ पे rk है, मैं मान लेती हूँ पहले यहाँ पे r1 है। तो देखो r1 के रिस्पेक्ट में कल f अपॉन कल r1, ठीक है, और r1 का t के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा मेरे पास r1 डॉट। क्लियर? ये यहाँ पे देखो क्लियर, कल f अपॉन इसका r1 के रेस्पेक्ट में और r1 का t के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस फिर हम किसका करेंगे r2 का, फिर r2 का t के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली करते चले जाएंगे और कहाँ तक कर लेंगे n तक। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाए कर्ल n r वेक्टर डॉट r n, कैपिटल n है, सॉरी बेटा यहाँ पे कैपिटल n। क्लियर? तो ये चीज अच्छे से समझ जाओ। अब देखो इसको तो मैं कर्ल f अपॉन कर्ल t एज इट इज रखूंगी। अब ये है, इसको मैं समीशन कर्ल f अपॉन कर्ल यहाँ पे r i या r k ही रख दो जो हम लेके चल रहे थे यहाँ पे, और r k का किया है तो ये आ गया, ठीक है। और k की वैल्यू मेरे पास कहाँ से जा रही है 1 से लेके n तक। तो वही चीज बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू 0। ये मेरे पास फाइनाइट कंस्ट्रेंट था, इसको मुझे चेंज करना है डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट में, तो मैंने क्या किया इसका टर्म वाइज डिफरेंशिएशन कर दिया। जब टर्म वाइज मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास ये फंक्शन है इन दोनों का, तो कल f अपॉन कल t हो जाएगा। फिर जब मैं rk के रिस्पेक्ट में ये चीज इसको करती हूँ f को, तो f फंक्शन है rk का, तो rk और इसके भी, तो ये चीज इस तरीके से आएगी क्योंकि rk का मतलब है k की वैल्यू 1 2 सो ऑन n तक। तो मैंने 1 के लिए किया, 2 के लिए किया, n के लिए किया, फिर ये समीशन आ गया। तो ये पूरी फॉर्म इस तरीके से बनी। क्लियर? ये आ गई। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि जो r के मेरे पास वेक्टर है उसको मैंने इस तरीके से, जैसे हम r को ये मानते थे ना x i कैप प्लस के y j कैप प्लस के z k कैप। अब यहाँ पे के मतलब r1 फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर r1 के लिए ये आएगा r1 सॉरी x1 y1 z1। अगर यहाँ पे मेरे पास, इसको अच्छे से समझा देती हूँ, मैंने माना r के बराबर x के i कैप k कैप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, k की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगी तो r1 जो हमारे पास पार्टिकल होगा, पार्टिकल p1 होगा, उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर है। तो यहाँ पे हो गया दिस, तो यहाँ पे k1 सॉरी 1 k कैप।
सिमिलरली जब R2 की करूंगी तो यहाँ पे x2 आ जाएगा आई कैप प्लस के y2 j कैप प्लस के z2 k कैप, सो ऑन n तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आया। तो वही चीज किया हुआ है वहाँ, यहाँ पे सिर्फ एक पार्टिकल की बात चलती थी, यहाँ पे हमारे पास n पार्टिकल्स हैं तो उनके सब के लिए। अब यहाँ पे कल f अपॉन ये जो है ये किस तरीके से है, ये हमने इस तरीके से माना है, r है, इसी तरीके से इसको ध्यान रखो कि f तो ऊपर ऐसी आई कैप जी कैप ये सब एज इट इज है, जो ये वेक्टर r है इसकी जगह x कैप y कैप z कैप इस तरीके से रखा। तो हमारे पास जब भी कहीं पे हम इस तरीके की फॉर्म आएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, तो r के वेक्टर मेरे पास ये होता है और कल f अपॉन कल r वेक्टर जो होता है मेरे पास इस तरीके से होता है। क्लियर। अब देखो मैंने फाइनाइट कंस्टेंट से एक डिफरेंशियल कंस्टेंट बना लिया, आ गया ना डिफरेंशियल कंस्टेंट। बट अगर क्या मैं इस डिफरेंशियल कंस्टेंट को मतलब फाइनाइट कंस्टेंट बना तो सकती हूँ, इस डिफरेंशियल कंस्टेंट को फाइनाइट कंस्टेंट बना तो सकती हूँ, क्या वो इसी के इक्वल होगा जो हम लेके चले? नहीं। क्यों? अब देखो यही चीज लिखी हुई है, बट ए फाइनाइट डिफरेंशियल कंस्टेंट ऑफ टाइप 5 इज नॉट इक्विवेलेंट टू दिस। क्यों है वो देखो, जब मैं इस वाले कंस्टेंट का, ठीक है, इंटीग्रेशन करूंगी तो इंटीग्रेशन करके मेरे पास ये तो इधर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब कैंसिल होके डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगी ना, तो मेरे पास रिमेनिंग यही आ जाएगा। पर यहाँ पे जो जीरो, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा ना, क्योंकि जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं जब वहाँ पे ये होता है तो हम कांस्टेंट लेते हैं ना, तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, बट यहाँ पे तो जीरो है। तो अगर मैं फाइनाइट कंस्टेंट से डिफरेंशियल कंस्टेंट बना रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंशियल कंस्टेंट इसी के इक्विवेलेंट हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे c आएगा, c कांस्टेंट है, c की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो क्लियर। तो जो हमारे पास ये है, ये वाला जो कंस्टेंट है ये फाइनाइट कंस्टेंट से ही तो बना है, तो इस टाइप का जो कंस्टेंट है इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेबल। क्लियर। फिर यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया हुआ, क्या किया हुआ है, जो भी हमारे पास ये फाइनाइट कंस्टेंट पहला आया डिफरेंशियल कंस्टेंट इस तरीके से, फिर फाइनाइट कंस्टेंट आया, फिर हमने एक लीनियर फॉर्म में जो वेलोसिटीज लीनियर फॉर्म में आती वो डिफरेंशियल कंस्टेंट लिया, फिर हमने इस फाइनाइट कंस्टेंट से ये वाला डिफरेंशियल कंस्टेंट बनाया। तो ये हमारे पास सभी के सभी कंस्टेंट आ गए और इन्हीं का ही यूज होगा। कहीं पर आपको बोला जाए कि फाइनाइट कंस्टेंट बताओ तो आप ये वाला लिखोगे, डिफरेंशियल में कहीं ये वाला लिखोगे, कहीं पर ये, कहीं पर ये। ठीक है, तो ये सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना कि डिफरेंशियल कंस्टेंट में हमारे पास क्या होती है, जो वो फंक्शन होता है हमारे पास किस किस का फंक्शन होता है, टाइम का, पोजीशन का, वेलोसिटी का। बट फाइनाइट कंस्टेंट में वेलोसिटी नहीं होती है, और ये मेरे पास लीनियर, जब वेलोसिटी लीनियर फॉर्म में होती है ये वाला कंस्टेंट होता है, जहाँ पे ये दोनों जो है वो फंक्शन होते हैं मेरे पास इन दोनों के। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम बनाते हैं इसको। क्लियर। अब इसको क्या है, मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है। कार्टेशियन फॉर्म में किस तरीके से लिखा है वो देखो t है ये फंक्शन। अब देखो t तो टाइम तो रिमेनिंग ऐसे ही रहेगा। अब जब कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास जो वेक्टर r के है, मैंने उसको अभी बताया था ना, वेक्टर r के किसकी तरह होगा, x के आई कैप प्लस के y के j कैप प्लस के z के k कैप। तो ये चीजें है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें जो हम कार्टेशियन में देखो यहाँ पे किस किस का फंक्शन होगा, फिर वेक्टर r की जगह x के y के z के, और जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ये लग जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी है नहीं, पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर के आ जाएंगे। ओके, अब देखो ये d तो एज इट इज। अब यहाँ पे ये चीज कैसे आई, इसकी जगह मैंने ये चीज लिखी कैसे, यहाँ पे हमने एल के को माना हुआ है, जो एल के वेक्टर है ना उसको हमने माना हुआ है ए के आई कैप प्लस के बी के जे कैप प्लस के सी के कैप।
ओके। अब यहाँ पे मेरे पास जो है डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट तो हमें बहुत अच्छे से करनी आती है क्योंकि हमने फर्स्ट यूनिट में भी सीखी थी। देखो ये पहले है तो इसको पहले लिखो, ए के आई कैप प्लस के बी के जे कैप प्लस के सी के कैप, डॉट प्रोडक्ट एक्स के आई कैप प्लस के वाई के जे कैप प्लस के जेड के कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट मैंने पहले भी बताया था, जब डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं अगर सेम का सेम से करते हैं, क्यों? क्योंकि जब ये दोनों इनके साथ जाएगा ना तो वो जीरो बना देगा डॉट प्रोडक्ट। आई की डॉट प्रोडक्ट आई के में सेम की सेम के साथ 1 होती है पर डिफरेंट के साथ 0 होती है, तो ये सारी टर्म्स 0 बन जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या होता है, सेम की सेम से। ठीक है, तो यहाँ से देखो मेरे पास आ जाएगा ए के एक्स के और यहाँ से प्लस जे की जे वाले से बी के वाई के प्लस सी के जेड के। ओके, तो वही चीज मैंने यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे बेटा पोजीशन ये उसका वेलोसिटी वाला है, वेलोसिटी का है तो मैं यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, ये यहाँ पे ये आ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी का तो मेरे पास यही चीज आगे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो कार्टेशियन में चेंज हो गया। अब यहाँ पे इसको देखो, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके ये वाले है मेरे पास कोऑर्डिनेट, और इसका मैंने अभी बताया था इसका क्या होता है मेरे पास, दिस आई कैप जे कैप। अब इनकी जगह मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो कल एफ अपॉन कल आर वेक्टर, इसकी क्या होता है कल एफ अपॉन कल एक्स के आई कैप प्लस के कल एफ अपॉन कल वाई के जे कैप प्लस के कल एफ अपॉन कल जेड के कैप। ठीक है, तो इस सिमिलरली इसके साथ इसकी प्रोडक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो सेम का सेम से कर देंगे यहीं पे। ठीक है, अब तो हमें अच्छे से आ चुका है, तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि सेम का 1 होता है, डिफरेंट की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। वही चीज लिखी हुई है कि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या लिया हुआ है कि पार्टिकल्स के जो है, और यहाँ पे इसको इस वाले वेक्टर को क्या लिया हुआ है ये मैंने बताया। अब यहाँ पे मेरे पास जो ये ए के बी के सी के जो ये स्केलर्स हैं, जहाँ पे के की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, आर स्केलर फंक्शन है, तो पर ये किसके स्केलर फंक्शन है, ये भी मेरे पास टाइम के x मतलब टाइम t के x y z x1 y1 z1 के x2 y2 z2 के सो ऑन यहाँ तक के, मतलब ये तीनों के तीनों मेरे पास स्केलर फंक्शन है किस किस के, टाइम t के, फिर जो हमारे पास x के y के z के बोल सकते हैं, जहाँ k की वैल्यू मेरे पास 1 से n तक जा रही है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये पूरा ओवरव्यू खत्म हो गया है, जो कि हमारे पास कंस्टेंट फ्री कंस्टेंट सिस्टम का था, फ्री एंड कंस्टेंट सिस्टम का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और इजी हो गया होगा कि इसमें मेन चीज़ें होती क्या क्या है। तो थैंक यू सो मच।